बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का नाम सुनकर ही डर की भावना आ जाती है, लेकिन आपको डरना नहीं, लड़ना है। और इस वीडियो के अंतर्गत जितने सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे, ये सभी क्वेश्चंस आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है, टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चन है। और बहुत सारे विद्यार्थी ये सोचते हैं कि मेरी इकोनॉमिक्स में अच्छी तरह से तैयारी नहीं हो पाई है, तो ये वीडियो उनके लिए स्पेशल है। और इस वीडियो के अंतर्गत जितने सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, सभी क्वेश्चन को याद रखने का प्रयास करना है, क्योंकि 100% चांस है कि यहाँ से आपको सेम टू सेम क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे जब आप कुछ ही घंटे के बाद परीक्षा हॉल में इन करेंगे और आपके सामने प्रश्न पत्र जारी किया जाएगा। तो टाइम लिमिटेड में है, तो प्लीज अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, सभी क्वेश्चंस का आंसर को कमेंट करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि भुगतान शेष का घटक है। तो हम लोग जानते हैं कि भुगतान शेष में जो होता है चालू खाता और पूंजी खाता दोनों आता है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, भुगतान शेष का घटक हो जाएंगे। इस तरह से आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन 2013 और 20 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा सरकार का पूंजीगत व्यय है। ठीक है, पूंजीगत व्यय के बारे में बात की जाती है। तो ब्याज का जो भुगतान होता है ये सरकार का पूंजीगत व्यय होता है। ठीक है, यानी पूंजीगत जो खर्च होती है, ये ब्याज का भुगतान, ये सरकार का पूंजीगत व्यय होता है। सरकार बहुत सारे लोन लेती है बड़े बड़े कंपनी के पास, उनको जो इंटरेस्ट देना पड़ता है सरकार को, वो हो जाता है पूंजीगत व्यय। ठीक है, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर जाएंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन का। अब चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन काफी सिंपल और आसान क्वेश्चन है कि बजट शब्द की जो उत्पत्ति हुई थी वो कहां से हुई थी। ठीक है, तो बजट का मतलब क्या होता है, एक थैला, यानी एक चमड़े का थैला जिसमें सारा लेखा जोखा होता है, एक साल का कितना खर्च हुआ, कितना मतलब खर्च हुआ, कितना इनकम हुआ, वो सारा चीज का मतलब रिकॉर्ड होता है। ठीक है, तो बजट शब्द की जो उत्पत्ति हुई थी वो हुई थी फ्रेंच भाषा से, फ्रेंच भाषा बजट से, यानी फ्रेंच भाषा, फ्रेंच शब्द बजट से हुई थी। और ऑप्शन आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन का। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, व्यापार संतुलन का क्या अर्थ होता है, ट्रेड बैलेंस। ट्रेड बैलेंस में यह होता है कि किसी देश के द्वारा कितना वस्तु आयात की जाती है और कितना वस्तु निर्यात की जाती है, यही दोनों चीज आयात और निर्यात की जो बैलेंस होती है उसी को कहते हैं व्यापार संतुलन। ठीक है, व्यापार संतुलन में होनी चाहिए, व्यापार संतुलन में होनी चाहिए। अगर संतुलन में नहीं होगा तो देश वहां क्या करेगा, तरक्की करेगा या फिर घाटा में जाएगा। अगर निर्यात ज्यादा होगा, निर्यात अगर ज्यादा होगा तो वो देश क्या करेगा, तरक्की करेगा, और आयात अगर ज्यादा करेगा तो वो देश और नीचे जाएगा। ठीक है, क्योंकि आयात में खरीदना पड़ता है और खुद का नहीं बनता है, निर्यात में खुद का बना करके बेचता है, तो वहां क्या हो जाएगा कि व्यापार संतुलन पॉजिटिव में आएगा। व्यापार संतुलन का दो पहलू, एक धनात्मक एक ऋणात्मक। ठीक है, याद रखिएगा, पढ़ाया गया है आपको थ्योरी में। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि बजट में क्या हो सकता है। तो बजट में जो हो सकता है वो क्या हो सकता है, आगम घाटा, बिल्कुल आगम घाटा भी हो सकता है, प्रारंभिक घाटा बिल्कुल ये भी हो सकता है, वित्तीय घाटा ये भी हो सकता है। तो इनमें से सभी, यानी बजट में जो होता है आगम, प्रारंभिक और वित्तीय तीनों घाटा हो सकता है। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे इनमें से सभी पांचों नंबर क्वेश्चन का। एक्चुअली नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर देखिए, ये सारा आपका क्या है, पीडीएफ नोट्स है। और जिनको भी चाहिए पीडीएफ नोट्स तो वो तनु क्लासेस सर्च करेंगे गूगल में जाकर के, आपको वो वेबसाइट पे मिल जाएगा। ठीक है, गूगल में तनु क्लासेस सर्च करेंगे, आपको सारा चीज मिल जाएगा, पीडीएफ नोट्स से सब्जेक्टिव क्वेश्चन सारा चीज आपको हर एक सब्जेक्ट का मिल जाएगा, चैप्टर बाय चैप्टर। पूछा गया है कि पूंजीगत खाते के अंतर्गत निम्नलिखित में किसे शामिल किया जाता है। ठीक है, तो पूंजीगत खाते के अंतर्गत जो शामिल किया जाता है सरकारी सौदे, निजी सौदे, विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग, तीनों को शामिल किया जाता है। इनमें से सभी आपको राइट आंसर हो जाएगा 6 नंबर क्वेश्चन का। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि चालू खाते की निम्नलिखित में कौन सी मदें हैं। ठीक है, चालू खाते की बात की जाती है, तो चालू खाते की जो मदें हैं, दृश्य मदों का आयात बिल्कुल, पर्यटकों का खर्च ये भी हो जाएगी, दृश्य मदों का निर्यात ये भी हो जाएंगे। इनमें से सभी ऑल ऑफ दिस, यानी चालू खाते की जो मदें हैं तीनों की तीनों हो जाएंगे। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 7 नंबर क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, कुछ ही घंटे के बाद एग्जाम देंगे, पैसेंस बनाए रखिए, पैसेंस बनाए रखिए, पूरा धैर्य बना के रखिए। बहुत सारे विद्यार्थी तो सोचते हैं कि इकोनॉमिक्स में क्या होगा, बिल्कुल सही होगा, जो आप सोचेंगे वही होगा। अगर पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव होगा, अगर नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव होगा। अगर आप कोई गड्ढा को पार कर रहे हैं, अगर आपका मन में पहले से ही आ गया कि ये गड्ढा को पार करते हम गिरेंगे, तो 100% गिरेंगे। अगर आप बना लिए कि नहीं हमको इस पार कर जाएंगे, पूरा कॉन्फिडेंस है, तो 100% पार कर जाएंगे। आपका सोच पर डिपेंड करता है आप क्या सोचते हैं। ठीक है, इसलिए नेगेटिव नहीं सोचना है, एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। क्वेश्चन पूछा गया कि भुगतान संतुलन की निम्नलिखित में विशेषता है, क्या क्या विशेषता होती है। तो इसमें जो विशेषता होती है, निश्चित समय अवधि, व्यापकता, क्रमबद्ध लेखा रिकॉर्ड, बिल्कुल इनमें से सभी तीनों की तीनों जो क्या है वो भुगतान संतुलन की विशेषता है। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है, किसने कहा था। तो ये अर्थशास्त्र एक रियल, मतलब ये क्या है, साइंस है। तो ये जो कहा था रॉबिन्सन ने, किसने, रॉबिन्सन ने कहा था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र उद्देश्यों के बीच तटस्थ, अर्थशास्त्र उद्देश्यों के बीच तटस्थ है, किसने कहा था ये बात। तो ये बात जो कहा था ये रॉबिन्सन ने कहा था, किसने, रॉबिन्सन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्थिक क्रिया के प्रकार कितने हैं। आर्थिक क्रिया के प्रकार हैं, तो आर्थिक क्रिया की उत्पादन, बिल भी, ये भी क्या है, आर्थिक क्रिया है, विनिमय, उसके बाद ये भी आर्थिक क्रिया है, उपभोग, कंजम्पशन, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या है, उपभोक्ता है। उत्पादन का मतलब होता है फैक्ट्री में जो भी सामान बनता है, जो भी नए नए सामान प्रोडक्ट बनाए जाते हैं वो हुआ उत्पादन। उपभोग हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं, उपयोग करते हैं, उसको कहते हैं उपभोग। और विनिमय का मतलब होता है
एक्सचेंज यानी पैसे के बदले सामान खरीदना या फिर सोना चांदी के बदले किसी चीज को खरीदना, ठीक है, वो एक्सचेंज हो जाएगा, विनिमय। इनमें से सभी ऑल ऑफ दिस आपका राइट हो जाएंगे। आर्थिक क्रिया के प्रकार तीनों के तीनों प्रकार हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि दुर्लभता संबंधी विचारधारा है। दुर्लभता संबंधी की जो विचारधारा दिए थे वो कौन से? रॉबिन्सन साहब ने। किसने? रॉबिन्सन साहब ने। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया कि अंग्रेजी का शब्द मैक्रो, ग्रीक शब्द मैक्रो से लिया गया है, जिसका अर्थ में क्या होता है? मैक्रो का मतलब क्या होता है? समष्टि। समष्टि का मतलब होता है बड़ा। माइक्रो का मतलब होता है व्यष्टि। माइक्रो इकोनॉमिक्स व्यष्टि अर्थशास्त्र और मैक्रो इकोनॉमिक्स समष्टि अर्थशास्त्र। ए, आई और ए ये लेटर होता है, इसी का डिफरेंस है सिर्फ, ठीक है। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर जाएगा 30 नंबर क्वेश्चन का वो जाएगा आपका व्यापक। क्या हो जाएगा? जिसका अर्थ क्या होता है? व्यापक, बड़ा। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, आपको पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन स्थानापन्न वस्तुएं हैं? स्थानापन्न का वस्तु मतलब होता है एक ही वस्तु, यानी एक वस्तु की जगह दूसरा वस्तु का अगर इस्तेमाल करते हैं वो कहलाएगा स्थानापन्न वस्तु, ठीक है। तो 14 का जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका चीनी की जगह गुड़ का इस्तेमाल होता है, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे का क्या है? स्थानापन्न वस्तु कहलाएंगे, ठीक है। चाय की जगह कॉफी पर भी कभी पीते हैं या फिर कॉफी की जगह चाय पी लेते हैं, तो ये दोनों एक वस्तु जो है एक दूसरे के जगह पर इस्तेमाल होता है, ठीक है, उपयोग होता है, तो ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे? एक दूसरे का स्थानापन्न वस्तु कहलाएंगे। आपका ऑप्शन बी भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी में क्या दिया? ए और बी दोनों बिल्कुल, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 2021 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, घटिया यानी इंफीरियर वस्तु की जो मांग वक्र होता है वो कैसा होता है? तो इसका मांग वक्र होता है ऋणात्मक। क्या होता है? ऋणात्मक, निगेटिव होता है। नेक्स्ट देखिए, प्रमुख अर्थशास्त्री रॉबर्ट गिफिन किस देश के हैं? प्रमुख अर्थशास्त्री रॉबर्ट गिफिन जो है ये किन देश के रहने वाले थे? तो ये जो रहने वाले थे ये रहने वाले थे इंग्लैंड के। कहां के? इंग्लैंड के। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 60 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखिए, पूछा गया कि मांग के अन्य प्रकार हैं जिनमें कौन है? मांग के अन्य प्रकार हैं जिनमें कौन है? तो यहां जो शामिल हो जाएंगे 17 का संयुक्त मांग, व्युत्पन्न मांग, सामूहिक मांग, बिल्कुल ये तीनों के तीनों प्रकार हैं मांग के। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे इनमें से सभी। अब देखिए, संयुक्त मांग किसका रूप है? संयुक्त जो मांग होता है ये किसका रूप है? तो ये जो रूप होता है ये रूप होता है पूरक मांग का। किसका? पूरक मांग का। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, पूछा क्या है कि एक उत्पादक उस समय संतुलन में होगा जब उसके लाभ अधिकतम होंगे। तो ये बात जो कही थी ये किसने कही थी? तो ये बात कहे थे कोत्सवायानी। कोत्सवायानी। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, पूछा गया कि पूर्ण प्रतियोगिता में कुल आगम वक्र, ये वक्र का मतलब रेखा हो गया, ठीक है। इसका जो स्लोप होता है ये कहां से कहां तक? बाएं से दाएं चढ़ती हुई सीधी रेखा होगी। दाएं से बाएं से दाएं चढ़ती हुई सीधी रेखा होगी। ऑप्शन एक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए, पूछा गया कि फॉर्म संतुलन की कुल आगम एवं कुल लागत रीति है। तो ये जो रीति हो जाते हैं ये क्या हो जाते हैं? व्यवहारिक हो जाते हैं। क्या होते हैं? व्यवहारिक, बिहेवियरल हो जाते हैं, ठीक है। देखिए, सीमांत आगम तथा सीमांत लागत का अंतर क्या प्रदर्शित करता है? क्या दिखाता है? तो ये जो प्रदर्शित करता है ये लाभ को, किसको? प्रॉफिट को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, पूछा गया कि जब सीमांत आय तथा सीमांत लागत बराबर होते तब क्या होती? ठीक है, ये कंडीशन है। सीमांत आय यानी आपका जो है मार्जिनल इनकम और सीमांत लागत मार्जिनल आपका क्या हो गया? एक तरह से कॉस्ट हो गया, एमसी, ठीक है। तो ये आपस में दोनों बराबर हो जाते हैं। तो जब उस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि उस कंडीशन में लाभ जो होगा वो अधिकतम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में कौन से बाजार में काल्पनिक स्थिति पाई जाती है? तो काल्पनिक सिचुएशन जो पाई जाती है वो पाई जाती है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में और एकाधिकार बाजार में। ऑप्शन आपका ए और बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा 24 नंबर क्वेश्चन का। देखिए, पूछा गया कि असामान्य लाभ किस बाजार में पाई जाती है? तो असामान्य लाभ जो पाई जाती है ये कौन सी बाजार में? एकाधिकार बाजार में। एकाधिकार बाजार में कोई भी वस्तु होगा उसका लाभ असामान्य होगा। किसी वस्तु का लाभ ज्यादा कमा लेगा, किसी वस्तु में ज्यादा फायदा कमा लेगा, किसी वस्तु में कम कमाएगा, ठीक है। लेकिन वह असामान्य लाभ, किसी वस्तु का जो कीमत है वो फिक्स नहीं है। एकाधिकार बाजार में क्या होता है कि एक ही का अधिकार होता है, उसी के बिना उसी के अनुसार सबको चलना पड़ता है, ठीक है। एकाधिकार मतलब एक का अधिकार, किसी एक विक्रेता किसी एक क्रेता का अधिकार, ठीक है। वैसा बाजार जिसमें किसी एक विक्रेता एक क्रेता का अधिकार रहता है उसमें क्या बोलते हैं? एकाधिकार बाजार बोलते हैं। तो एक का अधिकार रहता है तो मनमानी तो उसी का चलेगा, कोई तो है नहीं वह दूसरा। इसलिए किसी भी वस्तु का मूल्य जो होता है वो असामान्य होता है, ठीक है, और असामान्य लाभ भी कमाता है। अब देखिए, संतुलन कीमत के निर्धारक घटक निम्नलिखित में से कौन है? कौन से हैं? ठीक है, तो संतुलन कीमत के जो घटक हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपका वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति। बिल्कुल ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए, कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहां वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति बराबर हो जाती है। कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, पूछा गया है काफी सिंपल और आसान क्वेश्चन है। पूछा गया है कि मार्शल ने पूर्ति के आधार पर, जी हाँ, आप लोगों को मैं बता देता हूं कि प्लीज अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर देंगे क्योंकि अभी भी टाइम बचा हुआ है, कुछ ही घंटे बचे हुए हैं। मार्शल ने पूर्ति के आधार पर उत्पादन समय को कितनी अवधियों में बांटा था? तो वो जो बांटे थे 3 अवधि। कितना? 3 अवधि में। नेक्स्ट देखिए, पूछा गया है कि प्रवाह का संबंध होता है, तो प्रवाह का जो रिलेशन होता है समय काल से। किससे? समय काल से। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए, किसी व्यक्ति की संपत्ति क्या है? स्टॉक, प्रवाह, पूंजी या फिर इनमें से कोई नहीं। किसी भी व्यक्ति की जो संपत्ति होती है उसको कहते हैं स्टॉक, ठीक है। पूंजी नहीं होगा। पूंजी तो मतलब जिसमें कोई काम में लगा दिया
वो कहलाएगा पूंजी। प्रवाह जो मतलब को काम में लगा दिया वो आ रहा है पैसा उससे, ठीक है। स्टॉक कहलाएगा, क्या कहलाएगा? स्टॉक, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। किसी व्यक्ति की संपत्ति स्टॉक कहलाती है। किसी व्यक्ति की आय क्या कहलाती है? तो किसी व्यक्ति की जो आय होती है उसको कहते हैं पड़वा। क्या बोलते हैं? किसी व्यक्ति की आय हो जाएगा पड़वा यानी फलो, और क्या हो जाएगा? संपत्ति क्या हो जाएगा? संपत्ति हो जाएगा आपका क्या? स्टॉक। देखिए संपत्ति स्टॉक कहलाएगा, आय आपका क्या कहलाएगा? पड़वा कहलाएगा। याद रखेंगे, याद रखेंगे, याद रखने की जरूरत है क्योंकि पूछे जाएंगे, आपको कुछ ही घंटे के बाद पूछे जा सकते हैं। स्टॉक का एक अवधारणा है, तो स्टॉक एक अवधारणा है। किसकी अवधारणा है? तो ये स्थैतिक क्या है? स्थैतिक अवधारणा है, मतलब स्थिर रहता है। अब देखिए पूछा गया कि निर्गत Q1 एवं Q1-1 इकाइयों की कुल उत्पादन क्रमशः 50 रुपये एवं 40 रुपये हो तो सीमांत लागत क्या होगी? सीमांत लागत निकालिए। सीमांत लागत जो निकलेगा यहाँ वो कितना निकलेगा? वो निकलेगा 50 रुपीज। कितना? 50, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए पूछा गया, काफी सिंपल और आसान क्वेश्चन है। यदि पीई यानी पीई संतुलन कीमत हो और पीएम बाजार कीमत हो तो अधिपूर्ति की स्थिति कब उत्पन्न होगी? ये 2021 में पूछा जा चुका है। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस आपको दिया गया है, राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए यदि किसी संतुलन की स्थिति में पूर्ति वक्र दाईं और शिफ्ट करता है तो नए संतुलन में मूल्य एवं मात्रा में परिवर्तन होगा। 2021 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो 35 का जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपका मूल्य बढ़ेगा मात्रा बढ़ेगी। मूल्य बढ़ेगा मात्रा बढ़ेगी, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। पूछा गया कि किस बाजार में उपभोक्ता को उत्पादन की अत्यल्प मात्रा प्राप्त होती है और प्रत्येक इकाई के लिए अधिक कीमत अदा करनी पड़ती है? 2021 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ये एकाधिकार बाजार में, एकाधिकार बाजार में किसी एक ही का चलता है, दादागिरी उसी का चलेगा, क्योंकि जो है एकाधिकार में किसी एक विक्रेता, किसी एक व्यक्ति का अधिकार होता है, किसी एक क्रेता का अधिकार होता है, ठीक है। और इसमें असामान्य लाभ कमाते हैं, जस्ट अभी हम लोगों ने कवर किया। असामान्य लाभ क्यों? उनका मनमर्जी चलता है, किसी वस्तु में ज्यादा कम लाभ कमा लेगा, किसी वस्तु में कम लाभ कमाता है, ठीक है, याद रखिए। अब चलिए नेक्स्ट है, प्रवाह के प्रमुख उदाहरण क्या है? तो प्रवाह के जो प्रमुख उदाहरण होते हैं वो इनमें से सभी उपभोग भी होते, निवेश भी होते, आय भी होती। किसी व्यक्ति की आय प्रवाह कहलाती है और किसी व्यक्ति की जो संपत्ति होती है वो स्टॉक कहलाती है। ये दोनों चीज में आप डिफरेंस याद रखेंगे। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए पूछा गया है कि न्यून मांग को ठीक करने के निम्नलिखित में से कौन से उपाय हैं, कौन सा मेथड है? तो न्यून मांग को ठीक करने के जो उपाय हैं वो हो जाएंगे राजकोषीय उपाय और मौद्रिक उपाय। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए पूछा गया कि राजकोषीय नीति के अंतर्गत निम्नलिखित में किसे शामिल किया जाता है? तो इसे जो शामिल किया जाता है वो शामिल किया जाता है सार्वजनिक व्यय और करारोपण, उसके बाद सार्वजनिक ऋण, बिल्कुल इनमें से सभी, ऑल ऑफ दिस। अब देखिए पूछा गया कि केंद्रीय बैंक की अर्थव्यवस्था में आर्थिक स्थिरता पाने के लिए मौद्रिक नीति द्वारा निम्नलिखित में किसे नियंत्रित किया जाता है? ठीक है, तो यहां जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका मुद्रा की पूर्ति, ब्याज दर, मुद्रा की उपलब्धता, बिल्कुल तीनों पर ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए पूछा गया कि न्यून मांग को ठीक करने के लिए निम्नलिखित में कौन से मौद्रिक उपाय किए जा सकते हैं? ठीक है, तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका बैंक दर में कमी, खुले बाजार में प्रभूतियां बेचकर नगद कोष अनुपात को कम, बिल्कुल इनमें से सभी आपका राइट आंसर हो जाएंगे, इनमें से सभी ऑप्शन डी। अब देखिए पूछा गया कि साख नियंत्रण की कठिनाइयां निम्न में कौन सी है? साख नियंत्रण की जो कठिनाई होती है बैंक साख के अतिरिक्त अन्य साख, बिल्कुल यहाँ ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतना फिर पढ़ेंगे तो टाइम बहुत लग जाएगा क्योंकि टाइम जो है बहुत कम है आप लोगों के पास। भारतीय रिजर्व बैंक का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो कब हुआ था? तो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था वो 1 जनवरी 1949 को। कब? 1 जनवरी 1949 को। एक आपका ऑप्शन है ये बिल्कुल राइट आंसर है 44 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए पूछा गया कि नरसिम्हम समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो नरसिम्हम समिति का संबंध बैंकिंग सुधार से। किससे? बैंकिंग सुधार से। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बैंकिंग लोकपाल योजना की घोषणा कब की गई थी? बैंकिंग लोकपाल योजना की जो घोषणा हुई थी ये हुई थी कब? ये हुई थी 26 दिसंबर 1997, 26 दिसंबर 1997। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएंगे 46 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया कि बैंकिंग लोकपाल योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में किसे शामिल किया गया है? ठीक है, किसे शामिल किया गया है? तो ये जो शामिल किया गया है सभी अनुसूचित बैंक, सहकारी बैंक, वाणिज्य बैंक, ये सभी तीनों बैंक को, इनमें से सभी ऑल ऑफ दिस आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए पूछा गया कि कौन अर्थशास्त्र में आय, रोजगार एवं उत्पादन में अंतर नहीं होता है? कौन सा अर्थशास्त्र में? ठीक है, तो ये जो होता है किसमें नहीं होता है? समष्टि अर्थशास्त्र में। आय, रोजगार और उत्पादन में कोई डिफरेंस नहीं पाई जाती है समष्टि अर्थशास्त्र में। मौके नहीं मिलता है, इतना बड़ा बड़ा टॉपिक का अध्ययन किया जाता है, जीएनपी जीडीपी वगैरह का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, समष्टि अर्थशास्त्र बहुत बड़ा अर्थशास्त्र है ना। अब देखिए पूछा गया कि किसके अनुसार रोजगार सिद्धांत को समूह मांग सिद्धांत भी कहा जाता है? किसके अनुसार? तो ये जो बात कही जाती है केन्स, जॉन मेनार्ड केन्स। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे 50 नंबर क्वेश्चन का। पूछा गया
कि एक वित्तीय वर्ष में सरकार को सभी साधनों से प्राप्त होने वाली अनुमानित मौद्रिक नीति कहलाती है। उसको कहते हैं, क्या बोलते हैं, बजट प्राप्तियां। क्या बोलते हैं, 51 का जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बजट प्राप्तियां। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बजट प्राप्ति का आपको ये एक तरह से डिफिनेशन दिया गया। बजट प्राप्ति का ये डिफिनेशन है, परिभाषा है, यहाँ आपको ऑप्शन में दे दिया। बजट प्राप्तियां किसको कहते हैं, तो एक वित्तीय वर्ष में सरकार को सभी साधनों से प्राप्त होने वाली अनुमानित मौद्रिक नीति को बजट प्राप्तियां कहते हैं। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, राजस्व प्राप्तियों के घटक, राजस्व प्राप्तियों के घटक कौन कौन से, तो दोनों कर प्राप्ति और गैर कर प्राप्ति। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 52 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर पूछा गया कि दृश्य मदों के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है, किसको शामिल किया जाता है। यहाँ जो किया जाता है मशीन, कपड़ा, तीनों को देख सकते हैं। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। विजिबल गुड्स, विजिबल आइटम्स, ठीक है, विजिबल का मतलब दिखने वाला, वो सबको देख सकते हैं ना। भुगतान शेष की संरचना में निम्नलिखित में कौन से खाते शामिल होते हैं, ठीक है, दोनों चालू और पूंजी दोनों। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। पूछा गया कि किसने कहा भुगतान शेष उन सभी आर्थिक सौदों का संक्षिप्त लेखा है जो एक देश के निवासियों तथा शेष संसार के बीच एक निश्चित समय में किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ जो करेक्ट आंसर जाएंगे 55 नंबर क्वेश्चन का वो हो जाएगा आपका जेम्स इनग्राम। किसने, जेम्स इनग्राम ने कहा था। अब चलिए नेक्स्ट पूछा गया कि विदेशी विनिमय की पूर्ति के प्रमुख स्रोत कौन से हैं, तो यहाँ जो करेक्ट आंसर जाएंगे वो हो जाएंगे आपका इनमें से सभी, यानी तीनों की तीनों जो स्रोत हैं वो विदेशी विनिमय की पूर्ति के प्रमुख स्रोत हैं। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए पूछा गया है कि विदेशी मुद्रा बाजार के निम्नलिखित में से कौन कार्य हैं, कौन से कार्य हैं, तो 57 का जो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इनमें से सभी तीनों के तीनों कार्य, हस्तांतरण, साख या ऋणी संबंधी कार्य, जोखिम से बचाव संबंधी कार्य। और ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 57 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए पूछा गया कि उत्पादन के निम्न में कौन से साधन है, तो उत्पादन के साधन तीनों हो जाएंगे, भूमि, श्रम, पूंजी, इनमें से सभी ऑल ऑफ दिस आपका राइट आंसर हो जाएगा। पूछा गया है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र की कौन सी शाखाएं हैं, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र की जो शाखाएं हैं, साधन कीमत, वस्तु की कीमत निर्धारण, बिल्कुल, उसके बाद साधन कीमत निर्धारण, आर्थिक कल्याण। यहाँ देखिए 59 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका इनमें से सभी ऑल ऑफ दिस। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, राष्ट्रीय आय, कुल उत्पादन, पूर्ण रोजगार, बिल्कुल तीनों का। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे 60 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए समष्टि अर्थशास्त्र की निम्नलिखित में कौन सी विशेषता है, तो यहाँ जो विशेषता दिया गया 61 में आपको दिया गया राष्ट्रीय आय, कुल रोजगार, सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र में, बिल्कुल ये विशेषता है। संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित क्या पूछा गया, नीतियों का अध्ययन, बिल्कुल ये भी हो जाएंगे। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समष्टि अर्थशास्त्र विशेष सामग्री के महत्वपूर्ण भाग होते हैं, बिल्कुल इनमें से सभी ऑल ऑफ दिस आपका राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में निम्नलिखित में कौन सा अध्ययन विषय सामग्री सम्मिलित है। ठीक है, तो ये जो करेक्ट हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपका इनमें से सभी ऑल ऑफ दिस, तीनों के तीनों देख लीजिए। ठीक है, एक्चुअली नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि सामूहिक मांग निम्न में कौन से है। सामूहिक मांग जो है यानी समूह के द्वारा बहुत सारे लोग उनका डिमांड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो सामूहिक कोयला, ये भी सामूहिक मांग है, क्योंकि कोयला का डिमांड एक आदमी करता है क्या, बड़े बड़े फैक्ट्री पूरा देश से कोयला का डिमांड होता है। बिजली का डिमांड हर कोई करता है, हर कोई अपना एक तरह से हर गांव, हर बस्ती, हर शहर की तरफ बिजली का डिमांड होता है, मांग होता है, ये सामूहिक मांग कहलाएंगे। कोई एक व्यक्ति नहीं करता। दूध का भी मांग जो होता है, सुधा दूध का जो डिमांड होता है वो हर पब्लिक को होता है, ये भी क्या हो जाएंगे, सामूहिक मांग हो जाएंगे। यानी ऐसा मांग जो एक व्यक्ति ना करे, हर एक व्यक्ति करे, उसको कहेंगे सामूहिक मांग। इस संदर्भ में ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे 63 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए पूछा गया कि मांग का नियम बताता है, क्या बताता है, तो ये जो बताता है मांग और कीमत में विपरीत संबंध, मांग और कीमत में विपरीत संबंध होता है। सही बात है, मांग बढ़ेगा तो कीमत घटेगा, कीमत घटेगा तो मांग बढ़ेगा। ठीक है, यही सब चीज होता है। अगर मांग कम हो रहा है तो कीमत वहां बढ़ रहा है। ठीक है, मांग अगर कम होगा तो कीमत बढ़ेगा, कीमत बढ़ेगा तो मांग घटेगा। ठीक है, ये सब चीज होता है, विपरीत संबंध है। ऑप्शन आपका एक बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए पूछा गया कि आनुपातिक का नियम किसे कहा जाता है, आनुपातिक का नियम किसे कहा जाता है, तो ये जो कहा जाता है ये किसको, समसीमांत उपयोगिता नियम को। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन में विस्तार से संबंध वृद्धि होगी, 2021 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो इसका जो करेक्ट हो जाएगा 66 का हो जाएगा अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता में। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए पूछा गया कि फॉर्म द्वारा प्रयुक्त मशीन किस तरह का आगत है, फॉर्म द्वारा प्रयुक्त मशीन किस तरह का आगत है, बिल्कुल इसका जो करेक्ट हो जाएंगे वो जाएंगे आपका इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस आपका राइट आंसर हो जाएंगे। दीर्घकाल में किसी फॉर्म के कारक में परिवर्तन ला सकते हैं, 2021 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो किस फॉर्म के कारक में परिवर्तन ला सकते हैं, परिवर्ती कारक। ठीक है, यानी परिवर्ती कारक। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 68 नंबर क्वेश्चन का।
ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर पूछा गया कि कुल स्थिर लागत वक्र का क्या आकार होता है, 2021 में पूछा जा चुका है। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे क्षितिज रेखा। क्या होती है? क्षितिज रेखा होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि सीमांत उपयोगिता के निम्न में कौन है। तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएंगे 70 नंबर क्वेश्चन का हो जाएंगे उनमें से सभी, यानी ऑल ऑफ दिस, तीनों के तीनों जो टर्म है वो सीमांत उपयोगिता की विशेषता है। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे 70 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि एस.एच. गोसेन कौन है। एस.एच. गोसेन का आपको शॉर्ट नेम दिया गया है। तो ये कौन है? ये जो हो जाएंगे आपके एक प्रमुख ऑस्ट्रियन अर्थशास्त्री थे। कौन थे? एक प्रमुख ऑस्ट्रियन अर्थशास्त्री थे। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। गोसेन का नियम हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। लाभ क्या है, यानी प्रॉफिट जो होता है वो क्या है? तो कुल आय और कुल आय लागत का, कुल आय और कुल लागत का अर्थ, ठीक है। कितना आय हुआ, किसी वस्तु को बनाने में कितना लागत लगा, और उसको जो बेचे वो हो जाएगा कुल आय। कुल आय अगर किसी वस्तु को 10 रुपये में बेचे और वो 5 रुपये में बनाने में लगा था उसका, ठीक है, और टोटल कितना बचा? 5 रुपया बचा। ये क्या हो जाएगा? आपका लाभ हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सी बात है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, कुल आय और कुल लागत। देखिए आपको पूछा गया तो वहाँ ये बच्चा वाला फॉर्मूला नहीं लगाना है कि वहाँ आपको विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य घटा देंगे तो लाभ मिल जाएगा, लेकिन आपको यहाँ क्या करना है, इकोनॉमिक्स का भाषा है, उसी के अंदर संदर्भ में आपको बोलना है, ठीक है। देखिए पूछा गया है कि पूर्ति निम्न में किससे जुड़ी है। पूर्ति जो है, सप्लाई जो है, किससे जुड़ी हुई है? ये जुड़ी हुई है समय अवधि और कीमत से, ठीक है। किस समय पर कितना कीमत पर वस्तु का क्या करना है, सप्लाई करना है, पूर्ति करना है, इसी से जुड़ी हुई है। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। वस्तु की पूर्ति के निर्धारक घटक कौन से? तो वस्तु की पूर्ति की जो निर्धारक घटक है वो क्या हो जाएंगे? वस्तु की कीमत। जी हाँ बिल्कुल, अगर वस्तु की कीमत अगर कम होगा तो वस्तु का पूर्ति ज्यादा होगा, ज्यादा डिमांड करेगा तो सप्लाई भी ज्यादा करना पड़ेगा, पूर्ति भी ज्यादा करना पड़ेगा, तो वस्तु की कीमत पर भी डिपेंड करता है। संबंधित वस्तुओं की कीमत, बिल्कुल। उसके बाद संबंधित वस्तुओं का कीमत कहने का मतलब ये होगी कि उससे संबंधित जितने सारे वस्तु हैं, यानी उस वस्तु को बनाने में जितने सारे वस्तु का खरीदना पड़ता है, तो उसका कीमत अगर घटेगा बढ़ेगा तो वस्तु की सप्लाई में भी उसका क्या होगा, रोल आधा होगा, रोल निभेगा, ठीक है, यानी रोल उसका वहाँ एक तरह से दिखने लगेगा, ठीक है। उत्पादन साधनों की कीमत, बिल्कुल, इनमें से सभी आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर सुनेंगे 74 नंबर क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो यहाँ जो सही कथन हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपका तीनों के तीनों जो कथन है वो सही है। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि एक फर्म का आगम उसकी बिक्री प्राप्ति या वस्तु की बिक्री से मिलने वाली मौद्रिक प्राप्तियां किसने कहा, ठीक है। तो यहाँ जो करेक्ट हो जाएंगे 76 नंबर क्वेश्चन का हो जाएंगे डूले साहब ने। किसने? डूले साहब ने कहते ये बात। अब देखिए निम्न में से कौन एकाधिकार की विशेषता नहीं है, 2018 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। यहाँ हो जाएंगे इनमें से सभी तीनों की तीनों किसी भी एकाधिकार की विशेषता नहीं होती है। ऑप्शन आपका ए, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे 77 नंबर क्वेश्चन का। देखिए पूछा गया कि जब औसत लागत घट रही हो तो सीमांत लागत और औसत लागत की तुलना में किस स्थिति में होती है, ठीक है। तो यहाँ जो सीमांत एक तरह से हो जाएंगे, यहाँ जो कंडीशन फॉलो होता है वो होता है एमसी लेस देन एसी हो जाता है। क्या होता है? एमसी लेस देन एसी। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। पूछा गया है कि सीमांत आय, क्या पूछा गया कि सीमांत आय निम्नलिखित में कौन से? तो सीमांत आय को जो निकाला जाता है डेल टी यू बाई डेल क्यू, डेल देखिए थोड़ा सा डेल टी आर बाय डेल क्यू, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है सीमांत आय निकालने का। आपका ऑप्शन क्या दिया गया है, शो नहीं करता होगा, थोड़ा सा मिस प्रिंट हुआ है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए अधिकतम लाभ की पूरक शर्त क्या है। तो ये जो शर्त होती है वो क्या होता है कि सीमांत रेखा यानी सीमांत लागत रेखा सीमांत आगम रेखा को ऊपर से काट दें, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे 80 नंबर क्वेश्चन का। पूछा गया है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में किसी फॉर्म की मांग वक्र का आकार कैसा होता है। तो ये जो आकार होता है वो कैसा होता है, वो होता है वाई अक्ष के समांतर, वाई अक्ष के समांतर पैरेलल होते हैं, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि घिसावट वे के प्रमुख घटक कौन से हैं, ठीक है। तो घिसावट वे के जो प्रमुख घटक है इनमें से सभी ऑल ऑफ दिस आपका राइट आंसर हो जाएंगे। सामान्य टूटफूट, अपरचलन, मशीनों की आकस्मिक हानि। अब देखिए पूछा गया कि व्यक्ति की आय की गणना में घटाई जाने वाली मदें कौन सी है, ठीक है। तो यहाँ जो करेक्ट हो जाएंगे हो जाएंगे ये निगम आयकर, बिल्कुल हो जाएंगे निगमों का अतिरिक्त लाभ, सामाजिक सुरक्षा कटौती, इनमें से सभी आपका राइट आंसर हो जाएंगे 83 नंबर क्वेश्चन का। पूछा गया अगला क्वेश्चन काफी सिंपल और आसान क्वेश्चन है कि वीडियो को अभी तक बहुत सारे लोग लाइक नहीं किए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे, क्योंकि वीडियो लाइक करेंगे तो अच्छा लगता है, क्योंकि हम लोग भी मोटिवेट हो जाते हैं। पूछा गया कि राष्ट्रीय आय मापने की वह विधि जो एक लेखा वर्ष में देश की घरेलू सीमा के अंदर प्रत्येक उत्पादक उद्यम द्वारा उत्पादन में किए गए योगदान की गणना करके राष्ट्रीय आय को मापती है, वह कौन सी विधि है, ठीक है। यहाँ आपका प्रोसेस है, 3 विधि आप लोगों को बताया गया था। तो यहाँ जो विधि हो जाएंगे उत्पादन विधि और मूल्य वृद्धि विधि, बिल्कुल सी, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 84 नंबर क्वेश्चन का। पूछा गया काफी सिंपल है, प्राथमिक क्षेत्र में किसे शामिल किया जाता है। तो प्राथमिक क्षेत्र में जो शामिल किया जाता है तीनों को, भूमि, जल और वन को, इनमें से सभी आपका राइट हो जाएंगे 85 नंबर क्वेश्चन का। पूछा गया नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर काफी सिंपल है।
गौण क्षेत्र अथवा द्वितीय क्षेत्र में कौन शामिल किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ जो शामिल किया जाता है वो किया जाता है गन्ने से चीनी, उसके बाद कपास से कपड़ा, बिल्कुल ये दोनों ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। पूछा गया कि एपीएस प्लस एपीसी बराबर होता है 1, ये क्या होता है 1, एमपीएस प्लस एमपीसी बराबर 1, एपीएस प्लस एपीसी बराबर 1, यानी ऑप्शन आपका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। आपको बताया गया था एपीसीएस कैसे निकाले जाते हैं और एपीसी कैसे निकाले जाते हैं, याद कीजिए, आपको चैप्टर में पूरा तरह से बताया गया है, ठीक है। अब देखिए पूछा गया है कि निम्नलिखित में से वास्तविक निवेश है, तो वास्तविक निवेश जो हो जाएंगे भवनों का जो निर्माण होता है ये एक तरह से रियल इन्वेस्टमेंट होता है, ये वास्तविक निवेश होता है। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे 88 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निवेश के निर्धारक घटक कौन से हैं, निवेश के जो निर्धारक घटक है वो कौन से हैं, तो यहाँ हो जाएंगे ब्याज की दर, बिल्कुल अगर ब्याज ज्यादा मिलेगा तो निवेश ज्यादा करने का मन करेगा, ब्याज पर डिपेंड करता है कि कितना निवेश किया जाए कितना नहीं किया जाए, पूंजी की कीमत के पूंजी की सीमांत कीमत क्षमता यानी पूंजी की सीमांत क्षमता, बिल्कुल दोनों पर निर्भर करता है। तो निवेश के जो निर्धारक घटक हो जाएंगे दोनों हो जाएंगे, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पूछा गया कि जॉन मेनार्ड किन्स के अनुसार विनियोग से अभिप्राय क्या है, तो ये जो होता है वास्तविक विनियोग, क्या रियल विनियोग, ठीक है। अब देखिए पूछा गया एमपीएस प्लस एमपीसी आपको फॉर्मूला पूछ दिया, बराबर 1 होता है, एमपीएस प्लस एमपीसी बराबर 1, एपीएस प्लस एपीसी बराबर 1, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे 91 नंबर क्वेश्चन का। पूछा गया कि बैंकों में ग्राहक सेवा सुधार हेतु निम्नलिखित में किस समिति का गठन हुआ, ठीक है। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होंगे गोरपायरा ने गोई पोड़िया समिति, ऑप्शन आपका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे 92 नंबर क्वेश्चन का। पूछा गया कि सार्वजनिक क्षेत्र के कमजोर बैंकों के पुनर्जीवन एवं उनकी पुनर्संरचना हेतु निम्नलिखित में किस समिति का गठन हुआ था, तो यहाँ जो करेक्ट आंसर जाएंगे वो हो जाएंगे आपका हो जाएंगे वर्मा समिति, किसका वर्मा समिति का। अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय बैंक के प्रणाली का संरक्षक कौन है, तो यहाँ जो राइट आंसर जाएंगे 94 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएंगे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय रिजर्व बैंक ने पहली बार निजी क्षेत्र में नए बैंकों को लाइसेंस जारी करने के लिए दिशा निर्देश घोषित किए, कब किए थे, वो डेट आपको पूछा जा रहा है, ठीक है। ये किए थे 22 जनवरी 1993 को, कब 22 जनवरी 1993 को, ठीक है। अब देखिए पूछा गया कि भारत में बैंकिंग सुधार क्षेत्र प्रारंभ हुआ, तो ये कब शुरू हुआ था, ये हुआ था 1991 में, कब 1991 में, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर जाएंगे 96 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए, पूछा गया कि फौज शब्द है, फौज शब्द का अर्थ क्या हो जाए, फौज शब्द का जो अर्थ होते हैं ये होता है एक चमड़े का थैला या बट्टो, ठीक है, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर जाएंगे 97 नंबर क्वेश्चन का। क्या हो जाएगा एक थैला, देखिए सी, एक थैला दिया ना, बिल्कुल सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। देखिए पूछा गया 98 में कि बजट प्राप्तियों के संगठक निम्नलिखित में से कौन से हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएंगे वो हो जाएंगे आपके ए और बी दोनों, राजस्व प्राप्ति पूंजीगत प्राप्ति, ठीक है। अब देखिए पूछा गया काफी सिंपल है, कह रहा है कि निम्न में से कौन राजकोषीय घाटे से होने वाला खतरा है, तो जो खतरा होते हैं वो क्या होते हैं, वो हो जाते हैं आपका सफीतीकारी दबाव, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए पूछा गया है कि निवेश गुणक सिद्धांत की अवधारणा किसने दी, तो ये जो अवधारणा के मल्टीप्लायर यानी के बराबर निकालते हैं ना 1/1 - एमपीसी, ये जो अवधारणा दी थी ये अवधारणा जॉन मेनार्ड किन्स साहब ने दी थी, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो इस वीडियो के अंतर्गत जितने सारे क्वेश्चन को हम लोगों ने कवर करा, तो ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, कुछ ही घंटे के बाद एग्जाम देने जा रहे हैं, आप पैशन से बनाए रखें, जिस तरह से आपका सभी सब्जेक्ट का एग्जाम आसान और सिंपल तरीके से आपको क्वेश्चन पूछे गए सभी सब्जेक्ट में, इसी तरह से आपको इकोनॉमिक्स में भी पूछी जाएंगी। डरना नहीं है लड़ना, डरना नहीं है लड़ना, ठीक है। तो वीडियो को प्लीज लाइक कर देंगे, अपने दोस्त में एक बार जम करके शेयर कर देंगे। तो रखिए अपना ख्याल, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।